गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। चलिए आज अपन चौथा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम सेल की बातें कर रहे थे। सेल और सेल की स्ट्रक्चर हम देख चुके थे, जिसके अंदर हमने दो भाग डिस्कस किए थे। जैसे आपका एक तो था आपका सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरा भाग था हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमने साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर लिया था। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स देखे थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, राइबोसोम देखा था, गोल्जी अपरेटस देखा था। ये सारी बातें डिस्कस करी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस जो सेंट्रलाइज्ड पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, जो कि पूरी सेल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए एंड आरएनए। तो बात करेंगे हम न्यूक्लियस की। अगर आप समझेंगे न्यूक्लियस को, तो ये आपका न्यूक्लियस है, सेंटर पार्ट है सेल का। सेल के सेंट्रल पार्ट, सेल का हमारा सेंटर पार्ट है, ये आपकी सेल है, और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जिसके अंदर की आपका क्या होता है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं। मयंक, गुड इवनिंग। चलिए, इसको क्या कहते हैं, तो इसको केंद्रक भी कहते हैं। और केंद्रक जो है आपका, उसका काम क्या है, तो उसका काम पूरी सेल को कंट्रोल करना है। सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो वो करता है आपका केंद्रक, या जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूक्लियस कंट्रोलिंग पावर जो होती है सेल की, वो केंद्रक के पास होती है। तो समझिएगा, न्यूक्लियस एज रिलेटेड टू जीनोमिक, ये आपका जीनोमिक इज द मेम्ब्रेन एंक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। इसकी चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको अपन न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप, या जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये सेल के अंदर होता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो एक बात बच्चों याद रखिएगा, न्यूक्लियस जो है वो आपका सेंट्रल पार्ट है। किसका, सेंट्रल पार्ट है सेल का। और ये जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है, आनुवंशिक गुणों को जो लेते हैं, आनुवंशिक गुणों के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल आपका इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस बात को आप बच्चों अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, द न्यूक्लियस कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल। मैंने अभी बताया कि ये जो है पूरी सेल को रेगुलेट करने का काम करता है। सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, सेल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही साथ इट कैरीज द जीन्स, जिसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं, और यही जीन क्या करते हैं, यही जीन जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर हमने जो बात करी, दैट इज अबाउट व्हाट, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है समझिएगा। न्यूक्लियस जो है आपका सेंट्रलाइज पार्ट है, जिसके अंदर आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और इन क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है उस पर जीन्स होते हैं, जीन्स। और ये जीन क्या रखते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपने देखा होगा, कई बार बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं कि इसकी आंखें इसकी मम्मी जैसी है, इसके पैर इसके पापा जैसे हैं। ऐसा कहा जाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गुणों को ले जाने वाला कौन है, वो इस न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो इसके अंदर आपको बेसिकली ये आपका न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक कंडेंस पार्ट होता है ना, घना कंडेंस पार्ट होता है। उस कंडेंस पार्ट को अपन कहते हैं न्यूक्लियोलस। इज दैट क्लियर? तो सेंट्रलाइज कंडेंस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, ये जो आपको लेयर नजर आ रही है, जिसको अपन बोलते हैं इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप कहते हैं इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप। इज दैट? और इस इन्वेलप पर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन पोर्स के द्वारा जो सब्सटेंसेस हैं उनका आदान प्रदान होता है, और इन्हीं के माध्यम से जो न्यूक्लियस है वो सेल पर
कंट्रोल रखता है। तो यहां याद रखेंगे दिस इज योर न्यूक्लियर पोर, और इसी के अंदर ये आपको कंडेंस पार्ट नजर आ रहा है, दिस वन, ये जो कंडेंस पार्ट है, इस कंडेंस पार्ट को अपन कहते हैं क्रोमेटिन। इज दैट क्लियर? तो छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है कि व्हाट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। इज दैट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटी सी बात करी मैंने किसकी? न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस में कुछ बातें, जैसे इसके अंदर आपकी जेनेटिक मटेरियल की जो यूनिट्स होती है जिसको अपन जीन्स कहते हैं, हेरिडिटी यूनिट। हेरिडिटी मॉलिक्यूल की बात करें तो डीएनए, और हेरिडिटी यूनिट की बात करें तो जीन्स। इज दैट क्लियर? इसके अलावा क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन जो है वो डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन, डीएनए आरएनए जो बनाते हैं वो यही बनाते हैं। चलिए अगली आगे की बात करेंगे। तो जो हमारा ह्यूमन जीनोम कंटेन्स है, ह्यूमन जीनोम के अंदर लगभग 30,000 जीन प्रेजेंट होते हैं। कितने? 30,000 जीन्स प्रेजेंट, 30,000 जीन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर, और यही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? तो द कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो सेल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जिसको अपन बोलते हैं जीनोमिक। ठीक है? और एक जीनोमिक के अंदर कितने जीन होते हैं? तो 30,000 जीन एक जीनोमिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो छोटी सी बात है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो कि सेल को कंट्रोल करता है, सेल की ग्रोथ को, सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। यही जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के रूप में होता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कौन करता है? तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर को ट्रांसमिट कौन करता है? तो दैट इज योर, यू शुड हैव क्लियर, वो है आपका जीन। इज दैट? चलिए अगली बात को समझते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम क्रोमोसोम की। बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं गुणसूत्र। इनको कहते हैं अपन गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है वो गुणसूत्र के बारे में आपको पता हो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स का, लक्षणों का ट्रांसमिशन जो होता है, कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसके द्वारा ट्रांसमिट होते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है? तो क्रोमोसोम जो है वो हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन और जीन्स मिलके, हिस्टोन प्रोटीन एंड जीन, ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन और जीन्स मिलके, जीन्स ये मिलके आपके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये बात आप याद रखेंगे, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन जो है वो जीन्स के द्वारा होता है। एक बात क्लियर होगी। अगली बात सुनिए, क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, यहां से बहुत सी बार क्वेश्चन बना है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज योर 23 पेयर, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर या कह सकते हो आप 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। अब ये जो 23 पेयर क्रोमोसोम है, 23 पेयर और 46 की बात करें, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है ऑटोसोम, दूसरा है एलोसोम। एक है आपका ऑटोसोम, दूसरा है आपका एलोसोम। एलोसोम का मतलब क्या होता है? एलोसोम का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम। एलोसोम का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? एलोसोम का मतलब है सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम है जो कि आपका 1 पेयर होते हैं, जबकि
ऑटोसोम जो है वो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर और 44, 1 पेयर और 2 इज दैट। अब यहां समझिएगा सिंपल सी बात, अगर हम करें 2 पेयर, 1 पेयर तो आपका ये हो गया और 22 पेयर आपके ये हो गया, 44 एंड अनदर वन इज 2। अब यहां समझिएगा ये जो ऑटोसोम और ये जो एलोसोम, एलोसोम को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज डन बाय आवर एलोसोम। सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल या फीमेल का जो पता चलता है वो किससे चलता है, तो दैट इज बाय सेक्स क्रोमोसोम। तो एक बात आपको याद रखनी है यहां पर सिंपल सी, कि सेक्स क्रोमोसोम से हम डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, सेक्स का डिटर्मिनेशन इसी क्रोमोसोम से होता है। जैसे अगर हम बात करें फीमेल चाइल्ड की, फीमेल के अंदर कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं या एलोसोम होते हैं, और मेल के अंदर कौन से होते हैं, समझिएगा इस बात को। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर याद रखिएगा XX एंड मेल के अंदर XY। तो XX एंड XY ये दोनों बातें आप अच्छे से याद रखेंगे। फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल में क्रोमोसोम का युग्मक कैसे बनेगा, तो फीमेल में क्रोमोसोम का जो युग्मक बनेगा वो बनेगा 44 प्लस XX, 44, 45, 46, ये तो बन गया आपका फीमेल के अंदर। लेकिन यही बात अगर मेल के रेस्पेक्ट में पूछी जाए, मेल में युग्मक कैसे बनेगा, यही बात अगर मेल में पूछी जाए तो मेल में आपको याद रखना है 44 प्लस XY। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। रेलवे के अंदर यहां से क्वेश्चन आ रखा है, आरआरबी में पूछा गया है कि जो फीमेल है उसके अंदर क्रोमोसोम का युग्मक क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यू शुड हैव क्लियर, फीमेल में युग्मक पूछा गया है और उसके अंदर ऑप्शन दिए थे 44 प्लस X, 44 प्लस Y, 44 प्लस XX एंड 44 प्लस XY। इस तरीके से पूछा गया था कि फीमेल के अंदर क्रोमोसोम का युग्मक कौन सा सही है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दैट इज सी, ये बिल्कुल ठीक जवाब होगा, सी बिल्कुल ठीक जवाब सर, कि 44 प्लस XX दैट इज प्रेजेंट इन फीमेल वाइल 44 प्लस XY दैट इज प्रेजेंट इन मेल। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, क्रोमोसोम में दो बातें मैंने आपको बता दी। मेल फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर, जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका ऑटोसोम, दूसरा है आपका एलोसोम। एक्स जो 22 पेयर है वो आपके ऑटोसोम है, प्लस जो ये सेक्स क्रोमोसोम। XX और XY, जबकि बाकी के 44 या 22 पेयर ये है आपके एलोसोम, सॉरी ऑटोसोम, दिस इज योर एलोसोम। चलिए ये बातें हमने कर ली थी, आगे बढ़ते हैं। अगली बात सुनिएगा, ये देखिएगा एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें बच्चों, ये आपका पूरा क्रोमोसोम है, ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, दिस इज योर शॉर्ट आर्म और ये आपकी लॉन्ग आर्म है। ये क्रोमोसोम है, इसको खोलने पर इस तरीके से खुलता है, देखते जाइएगा। डीएनए के साथ डीएनए के साथ आपका क्या जुड़ता गया, ये डीएनए के साथ हिस्टोन जुड़ते गए और हिस्टोन जुड़ के हिस्टोन और डीएनए ने मिलके न्यूक्लियोसोम बनाए और फिर धीरे धीरे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन ने मिलके किसका फॉर्मेशन कर दिया, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर दिया। तो दैट इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर
क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बेसिक स्ट्रक्चर है तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, फिर वो उसके साथ हिस्टोन जुड़ते गए, न्यूक्लियोसोम बने और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम कंडेंस होके किसका फॉर्मेशन कर लिया, इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया आपके क्रोमोसोम का। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है। तो ऐसे इस तरीके से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात सुनिएगा। अब आते हैं अपन न्यूक्लिक एसिड। अगला हमारा जो पार्ट है वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बात करें बच्चों तो समझिएगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा, तो न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिक एसिड इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो खोज थी वो न्यूक्लियस में हुई। न्यूक्लियस में खोज होने की वजह से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, एक डीएनए और आरएनए। तो अब यहां समझिएगा, न्यूक्लियस के अंदर खोज होने की वजह से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड बना। न्यूक्लिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये आपका अ ग्रुप ऑफ केमिकल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मेनली ये कंटेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये मिलके न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिनके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जिनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर होती है। इज दैट, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। डिस्कवर्ड इन न्यूक्लियाई ऑफ सेल, सेल की न्यूक्लियाई के अंदर। अब ये जो डीएनए आरएनए है, दे हैव ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। ये आपके न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं, फिर वही न्यूक्लियोसाइड आके जाकर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आगे जाकर डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। समझिएगा, यहां पर सिंपल सी बात बताई मैंने, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहां समझिएगा किस किस से मिलके बना है। एक तो आपका शुगर, कौन सी है, पेंटोज शुगर। दूसरा है आपका फास्फोरस एंड न्यूक्लियर बेस, न्यूक्लियर बेस। इस तरीके से आपका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब देखते हैं, दो प्रकार के हैं, एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। डीएनए एंड आरएनए। अब यहां समझिएगा, जो डीएनए है, डीएनए को अपन बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं डीएनए को, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज दैट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए को अपन क्या बोलते हैं, आरएनए को हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं डीएनए की। सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले डीएनए। डीएनए आरएनए ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कई बार जो वायरसेस हैं उनके अंदर केवल आरएनए होता है, वायरसेस के अंदर केवल आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, केवल बी जो है वो डीएनए वायरस है, बाकी हेपेटाइटिस ए, सी, ई ये सारे, जैसे आरएनए की बात करें तो हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई, इनके अंदर आपका आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस। और हेपेटाइटिस बी इकलौता जिसके अंदर आपका डीएनए वायरस होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस डी में डीएनए वायरस होता है, बाकी हेपेटाइटिस बी में डीएनए वायरस होता है, बाकी सारे आरएनए वायरस है। तो वायरस की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मुख्य भूमिका आपके आरएनए की होती है। ये बात ध्यान रखिए, कोविड वायरस, कोरोना वायरस है, वो भी आपका आरएनए है। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए डीऑक्सीराइबो शुगर, और यही डीएनए आपका डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डीएनए जो है वो आपका डबल हेलिक्स होता है। समझिएगा, देखिएगा, A complex nucleic acid high molecular weight consisting of many nucleotide, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके और डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड
बनाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड मिलके न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए। यहां समझिएगा डीएनए किससे मिलके बना होता है, तो डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है पेंटोज शुगर, फॉस्फोरस, तो पेंटोज शुगर, फॉस्फोरस एंड न्यूक्लियर बेस, ये मिलके न्यूक्लियर बेस, फॉस्फोरस और पेंटोज शुगर, ये मिलके क्या बनाते हैं, तो ये तीनों मिलके न्यूक्लियोसाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड मिलके न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए। तो इस हायरार्की को आपको पहचानना होगा। न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहां पर डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए आपका जो है, सिंपल सी डीएनए की बात करूं तो डीएनए के बारे में कुछ बातें जान लीजिएगा। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसके अंदर पहली बात, पेंटोज शुगर कौन सी होती है, तो नाम से स्पष्ट है, डीऑक्सीराइबोज। इज दैट? उसके बाद पेंटोज शुगर के बाद नेक्स्ट फॉस्फोरस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी क्या, तो वो है न्यूक्लियर बेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियर बेस। अब बच्चों यहां समझिएगा, अगर न्यूक्लियर बेस की बात की जाए, अगर न्यूक्लियर बेस की बात करनी है तो यहां पर एक बात समझनी है, न्यूक्लियर बेस 5 होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन and uracil. These are the 4 nuclear base. Is that? इसमें प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, इन न्यूक्लियर बेस को 2 भागों में बांटा गया, एक है प्यूरिन्स, दूसरे हैं पायरिमिडिन्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स की बात करें तो बच्चों याद रखना है, पुराने जमाने में बीवियां अपने पति को एजी बुलाती थी। क्या बुलाती थी? एजी। ए फॉर एडिनिन, जी फॉर गुआनिन। दिस इज योर प्यूरिन्स। क्वेश्चन रेलवे के अंदर पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन। एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्यूरिन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन, निम्न में से कौन सा प्यूरिन है? यह क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए थाइमिन, बी साइटोसिन, सी यूरेसिल, डी एडिनिन। तो अब ये रेलवे के अंदर आरआरबी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन, निम्न में से कौन सा प्यूरिन है? थाइमिन नहीं, साइटोसिन नहीं। मैंने आपको ट्रिक बताई, ए जी। तो एडिनिन जो है ये बिल्कुल ठीक जवाब है, एडिनिन आपका प्यूरिन है। तो वी शुड हैव क्लियर, ये बात हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कौन से प्यूरिन से और कौन से पायरिमिडिन से। तो अब 2 को हमने यहां ले लिया, बचे 3, दैट इज विच वन? थाइमिन, उसके बाद साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये आपके क्या हैं? दीज आर पायरिमिडिन, ये पायरिमिडिन है। अब आपको यहां याद रखना है कि पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फोरस एंड न्यूक्लियर बेस। न्यूक्लियर बेस 4 होते हैं। अब कौन सा न्यूक्लियर बेस
यही पूछा गया है, विच न्यूक्लियर बेस एब्सेंट इन डीएनए। 5 ऑप्शन देगा, इसमें याद रखना अगर यही क्वेश्चन होता विच न्यूक्लियर बेस एब्सेंट इन डीएनए, तो याद रखिएगा बच्चों कितनी बार ये क्वेश्चन आ रखा है, और आपका जीन एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा न्यूक्लियर बेस डीएनए में एब्सेंट होता है, तो यहां जवाब होगा यूरेसिल, जो कि डीएनए के अंदर एब्सेंट होता है। तो इस बात को अब अच्छे से याद रखेंगे। तो 4 कौन से न्यूक्लियर बेस बचे, एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये जो हमने यूरेसिल लिखा है ये एब्सेंट इन डीएनए, एब्सेंट इन डीएनए। तो डीएनए के बारे में मुख्य बातें जो मैंने बताई, डीएनए पेंटोशुगर डीऑक्सीराइबोज, फास्फोरस एंड न्यूक्लियर बेस। न्यूक्लियर बेस 4, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। किसका बॉन्ड किसके साथ होता है, तो यहां से याद रखिएगा एडेनिन और थायमिन इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन इन दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। यह बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए आपका डबल हेलिक्स होता है, डीएनए आपका डबल हेलिक्स होता है। अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स। और यहां पर आपको जो बात याद रखनी है, ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, और डबल हेलिक्स में आपको याद रखना है क्या, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए की किसने दी थी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए की किसने दी थी, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज गिवन बाय, कौन होगा सही जवाब बताइएगा। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसके द्वारा दी गई थी, तो राइट आंसर क्या होगा, जय श्री कृष्ण हरीश कुमार। चलिए बताइएगा सही जवाब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो यह बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को किसने एक्सप्लेन किया था, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को वाटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन किया था, और कब किया था, 1953 के अंदर। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत सी बार पूछा गया है डीएनए से, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो जो बिल्कुल बेसिक बातें मैंने डीएनए के बारे में बताई, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, किसने बताया, वाटसन एंड क्रिक ने। कब बताया, 1953 के अंदर। एक छोटी सी बात ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देशराज गुड इवनिंग, यस, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात कर ली। दूसरी बात कि कौन सी शुगर होती है, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। पेंटोस का मतलब होता है 5 कार्बन शुगर, पेंटोस का मतलब है 5 कार्बन शुगर, और कौन सी 5 कार्बन शुगर जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, तो आपका जो जवाब होगा दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब जो चौथी इंपॉर्टेंट बात आती है दैट इज न्यूक्लियर बेस। कौन से न्यूक्लियर बेस होते हैं, तो कुल 5 न्यूक्लियर बेस बताएं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब यह पूछा जाएगा कौन सा न्यूक्लियर बेस एब्सेंट होता है, तो कौन सा न्यूक्लियर बेस एब्सेंट होता है डीएनए के अंदर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यूरेसिल जो है वो एब्सेंट होता है। इज दैट क्लियर। तो ये छोटी सी बात मैंने डीएनए के बारे में करी। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी, जेनेटिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी इज योर डीएनए। इज दैट जेनेटिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, दैट इज योर जीन। इन हेरिडिटी का जो बेसिक मॉलिक्यूल है, बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी इज योर डीएनए, एंड बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज योर जीन। तो 2 क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, बेसिक यूनिट पूछे आपका जवाब होगा जीन, बेसिक मॉलिक्यूल पूछे आपका जवाब होगा डीएनए। तो बच्चों ये छोटी सी बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने छोटा सा भाग डिस्कस किया डीएनए के बारे में। देखिएगा डीएनए आपका a complex nucleic acid high molecular weight consisting of many nucleotide, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं।
दूसरी बात, न्यूक्लियोटाइड आर मेड ऑफ डीऑक्सीराइबो शुगर, जो कि एक प्रकार की पेंटोज शुगर है। दूसरी बात करी फॉस्फोरिक एसिड एंड वन ऑफ 4 बेसिस, 4 बेस, न्यूक्लियर बेस 4 मैंने आपको बता दिए कौन कौन से, एडिनिन। अमंग 4 बेस प्रेजेंट इन डीएनए 2 आर प्यूरिन्स, 2 प्यूरिन्स होते हैं, कौन कौन से, एडिनिन एंड गुआनिन। मैंने याद रखने का तरीका, पुराने जमाने में, पुराने से पीयू, पुराने से प्यूरिन, पुराने जमाने में बीवियां अपने पति को एजी नाम से बुलाते थे, पुराने से याद रखिएगा प्यूरिन, और एजी से याद रखिएगा एडिनिन एंड गुआनिन। तो एडिनिन एंड गुआनिन बोथ आर योर प्यूरिन्स, तो यहां पर आप याद रखेंगे एडिनिन एंड गुआनिन ये दोनों आपके प्यूरिन्स हैं, राइट। एंड 2 पायरामिड थायमिन एंड साइटोसिन, इज दैट क्लियर। एडिनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बात हमने कर ली थी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए अगली बात करते हैं, नेक्स्ट समझिएगा। दूसरी जो बात बताई मैंने, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को एक्सप्लेन किया। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने एक्सप्लेन किया, तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को एक्सप्लेन करने वाला कौन था, तो दैट इज योर वाटसन एंड क्रिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो इसको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात करते हैं, द न्यूक्लियोटाइड आर अरेंज एज 2 लॉन्ग चेन दैट ट्विस्ट अराउंड ईच अदर, मतलब डबल हेलिक्स, 2 चेन जो है वो एक दूसरे पे ट्विस्ट होते हैं, डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल हेलिक्स, इज दैट क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं, डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी यूनिट। हेरिडिटी यूनिट पूछे, नो डाउट योर आंसर इज जीन which carries genetic information from one generation to another generation। तो ये बात आपको बेसिकली याद रखनी है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये देखिएगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, दिस इज योर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। बेस जो है आपस में जुड़े होते हैं, देख रहे हो, एडिनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिस, ये जो है एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और थायमिन जो है 80 दिस वन, ये डबल बॉन्ड है, और ये जो है आपका ये गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे, इसको भी आप गलत नहीं करेंगे। दिस इज ये न्यूक्लियर बेस हो गया। शुगर जो कि आपकी बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट, और शुगर कौन सी है तो आपको याद रखनी है, कौन सी, पेंटोज शुगर आपको याद रखनी है। तो ये बात आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली बात सुनिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैंने अभी बताया, डीएनए इज अ बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी। याद रखिएगा, डीएनए बेसिक मॉलिक्यूल है, जीन्स आर बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी। ऑप्शन दे देगा डीएनए, आरएनए, जीन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जब बेसिक मॉलिक्यूल की बात की जाती है बच्चों, तो जवाब होता है हमारा डीएनए, और जब बेसिक यूनिट की बात की जाती है तो जवाब होता है हमारा जीन्स। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से याद रखेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरएनए। अगली बात करेंगे हम आरएनए। आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंड, ये जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंड था, ये आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड था, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। नेक्स्ट समझिएगा, अ न्यूक्लिक एसिड दैट कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस ऑल लिविंग सेल। जितने भी लिविंग सेल्स है उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल, प्रोटीन का सिंथेसिस तो राइबोसोम करता है, बट उसको कंट्रोल करना जो मेन है दैट इज आरएनए। आरएनए इज द सोल न्यूक्लिक एसिड इन सर्टेन वायरसेस। केवल आरएनए से ही बने होते हैं, जिसे हेपेटाइटिस वायरस A, C, D, E। बी डीएनए वायरस है,
बाकी सारे आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस आरएनए वायरस है। तो ये आपको याद रखना है कि कई जो वायरस जो केवल आरएनए से बने होते हैं उनके अंदर डीएनए होता ही नहीं है। और हेपेटाइटिस में बेस्ट एग्जांपल बता चुका हूं, बहुत से कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है कौन सा हेपेटाइटिस का वायरस डीएनए से बना होता है, उसमें आपको हेपेटाइटिस में पूछा भी जाता है हेपेटाइटिस ए बी सी डी। तो आपका जो बिल्कुल सही जवाब होगा दैट इज हेपेटाइटिस बी, जो कि डीएनए से बना होता है। बाकी आपका हेपेटाइटिस आपको बताए ए डी ई ये जो है ACDE ये जो है वो आपके आरएनए वायरस है। अब आरएनए की बात करते हैं बच्चों, तो आरएनए को समझिएगा। आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? अगेन वही सेम शुगर, इसमें भी पेंटो शुगर होती है, पेंटो शुगर और पेंटो शुगर कौन सी? राइबो शुगर। वहां डीऑक्सीराइबोज थी, यहां राइबोज शुगर है। दिस इज योर राइबोज शुगर, ये आपकी राइबोज शुगर है। एक बात ये याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पे समझिएगा फॉस्फेट मॉलिक्यूल। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो न्यूक्लियर बेस के बारे में आपको याद रखनी है, न्यूक्लियर बेस। अगर हम बात करें न्यूक्लियर बेस की, अगर हम बात करें न्यूक्लियर बेस की, तो न्यूक्लियर बेस के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर बेस जो है वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। जैसे वहां हमने देखा था कौन सा न्यूक्लियर बेस आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, तो थायमिन इज रिप्लेस्ड विद यूरेसिल। एक बात याद रखेंगे, आरएनए में जो बात आपको याद रखनी है, थायमिन इज रिप्लेस्ड विद यूरेसिल। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, थायमिन इज रिप्लेस्ड विद यूरेसिल। थायमिन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल से। तो अब यहां पर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर बेस एब्सेंट इन आरएनए। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, न्यूक्लियर बेस कौन सा एब्सेंट होता है? ऑप्शन ए एडेनिन, ऑप्शन बी यूरेसिल, ऑप्शन सी थायमिन, ऑप्शन डी गुआनिन। इज दैट? तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, जैसे कौन सा न्यूक्लियर बेस आरएनए में एब्सेंट होता है, तो आरएनए में याद रखना है थायमिन एब्सेंट इन आरएनए, एब्सेंट इन आरएनए। जबकि अगर पूछे डीएनए में कौन सा एब्सेंट होता है, नो डाउट योर आंसर इज यूरेसिल। यूरेसिल एब्सेंट इन डीएनए। तो दोनों ही बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, कई बार पूछे गए हैं और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से पूछे जाते हैं, आते ही आते हैं। इनको बच्चों आपको गलत नहीं करना है। इनमें से एक पक्का आएगा, न्यूक्लियर बेस के बारे में पूछ लेगा या फिर आपका स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेगा। तो डीएनए आरएनए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। डीएनए हम डिस्कस कर चुके हैं, आरएनए की हमारी बातें चल रही है। आरएनए अलग अलग प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रमुखतया पाया जाता है वो है आपका 80% लगभग 60 to 80% आपका कौन सा होता है, राइबोसोमल आरएनए, और 10 से 20% आपके बाकी दो होते हैं। समझिएगा, आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स है, थायमिन यूरेसिल साइटोसिन एडेनिन गुआनिन। उसमें अगर हम बात करें यूरेसिल इसमें एब्सेंट होता है और थायमिन की बात करें वो इसमें एब्सेंट होता है। तो आरएनए में थायमिन एब्सेंट होता है, डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है। ये आपको दिख रही है, ये डबल हेलिक्स है और ये सिंगल हेलिक्स है। दोनों आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रही है। दिस इज योर सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, दिस इज योर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो एक डबल हेलिक्स है, एक सिंगल हेलिक्स है।
इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे, नकारेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए, ये बात हुई हमारे डीएनए आरएनए की, समझिएगा। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, छोटी सी बात बताइएगा। इधर लिख रहा हूं मैं डीएनए, इधर लिख रहा हूं मैं आरएनए, क्या डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? पहली बात, डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स है। दूसरी बात, आरएनए, आरएनए आपकी सिंगल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स, आरएनए सिंगल हेलिक्स, पहला कंसेप्ट। अब आते हैं पेंटोज शुगर, पेंटोज, पेंटोज शुगर की बात करें, इसमें आपकी कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, डी ऑक्सीराइबोज शुगर। जबकि आरएनए के अंदर आपकी राइबोज शुगर, आरएनए में आपकी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर। 2 पॉइंट क्लियर हुए, दिस वन एंड दिस वन, दोनों ही क्लियर है। अब अगली बात सुनिएगा बच्चों, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है न्यूक्लियर बेस। न्यूक्लियर बेस की जब बातें करते हैं तो इसके अंदर आपका एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ये होते हैं। यहां कौन सा एब्सेंट होता है? यहां कौन सा एब्सेंट होता है? यूरेसिल एब्सेंट होता है, यूरेसिल एब्सेंट होता है। इधर आ जाइएगा, अगर यहां बात करें हम बच्चों तो यहां सिंपल है, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। कौन सा एब्सेंट होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, थाइमिन एब्सेंट, थाइमिन एब्सेंट। इज दैट क्लियर? तो दिस इज योर बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये आपको बेसिक डिफरेंस नजर आएगा डीएनए और आरएनए के बीच, और यहां से कई बार क्वेश्चन उठे हैं, और तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात की तरफ मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के टाइप्स की बात करें, मैसेंजर आरएनए लगभग 10 से 20% जो मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। ट्रांसफर आरएनए मैसेज को ले जाता है, वो आपका मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है, ये भी आपका 10 से 20%। मोस्ट एबंडेंट, प्रमुखतया पाया जाने वाला, मोस्ट एबंडेंट आरएनए, मोस्ट एबंडेंट आरएनए इज योर राइबोसोमल आरएनए, मोस्ट एबंडेंट आरएनए। ये आपका सबसे एबंडेंट आरएनए है, मोस्ट एबंडेंट आरएनए। ये आपका राइबोसोमल आरएनए है, और इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, ये किसका काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो ये बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट एबंडेंट आरएनए कौन सा है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपका ये है। अब आपका कोडोन एंड एंटीकोडोन, जैसे मैसेंजर आरएनए है उस पर कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, और उनको रीड करके फिर राइबोसोमल आरएनए एंटीकोडोन का फॉर्मेशन करता है। तो कोडोन एंड एंटीकोडोन की बात कर लेते हैं। वन कोडोन, एक कोडन कितने न्यूक्लियर बेस से मिलके बना होता है? वन कोडोन इज फाउंड बाय 3 न्यूक्लियर बेस, 3 न्यूक्लियर बेस से मिलके बना होता है। एक कोडोन कितने न्यूक्लियर बेस से मिलके बना होता है? एक कोडोन जो है वो आपका 3 न्यूक्लियर बेस से मिलके बना होता है, जबकि
टोटल कोडोन्स कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स, टोटल कोडोन दैट इज 64 कोडोन, ये आपके 64 कोडोन प्रेजेंट होते हैं। और ये 64 कोडोन प्रोटीन सिंथेसिस में या अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड या प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे बच्चों। चलिए अब आते हैं अपन प्रोटीन सिंथेसिस पे। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जिसे हम सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी कहते हैं। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी इसी प्रोटीन सिंथेसिस या अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में एप्लीकेबल है। प्रोटीन सिंथेसिस आप कह सकते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, इसके बारे में समझेंगे, जो कि अल्टीमेटली प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस को समझिएगा बच्चों। प्रोटीन सिंथेसिस में जो बातें आपको याद रखनी है, यहां पर सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए से डीएनए बनता है। दिस इज योर डीएनए। इस डीएनए से दो कॉपी बनती है। एक डीएनए से डीएनए बना जिसको हमने नाम दे दिया रेप्लिकेशन। एक डीएनए से एमआरएनए बना, ये डीएनए से सिंगल हेलिक्स, ये डबल हेलिक्स, ये तो हो गया आपका डीएनए। तो डीएनए से डीएनए बना, उसको हमने नाम दिया रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बना, उसको नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन। ये है आपका एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए बना, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। दिस इज योर रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बना, डीएनए से एमआरएनए का बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। प्रोटीन बना, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसको कहेंगे हम ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पर आपको जो बात समझनी है, याद रखिएगा, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस की करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी? तो आपका जवाब होगा रेप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, एंड उसके बाद होगा आपका ट्रांसलेशन। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो आपका बिल्कुल ठीक जवाब वो है दिए रहा। तो ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है और लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता भी है, तो इसको आप गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए
डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ mRNA from DNA, ऑप्शन सी formation of DNA from mRNA, and D formation of protein from mRNA. सो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, और ये रेलवे के अंदर पूछा गया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रेलवे के अंदर आपका पूछा गया है. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रेलवे के अंदर आया हुआ है. तो रेलवे में कितनी ही बार पूछा गया है, इसको गलत नहीं करेंगे. तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, फटाफट से बताइएगा. व्हाट इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दैट. तो इसको नाम से स्पष्ट है, रेप्लिकेशन हो नहीं सकता. फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम mRNA ये भी नहीं होगा. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA ये भी नहीं होगा. सही जवाब बच्चों क्या होगा, दैट इज बी फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए. डीएनए से mRNA का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. अगर यही पूछा होता ट्रांसक्रिप्शन की जगह, क्वेश्चन बदल के ट्रांसलेशन हो जाता. ट्रांसक्रिप्शन की जगह यही क्वेश्चन ट्रांसलेशन हो जाता, तो बच्चों आपका जवाब क्या होता. अगर ट्रांसलेशन पूछा होता तो जवाब क्या होता, तो आपका जवाब होता सिंपल सा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये जवाब आपका ठीक होता किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए. इज दैट क्लियर. अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जो अक्सर पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. निम्न में से कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस की करेक्ट सीक्वेंस है. ऑप्शन ए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. ऑप्शन बी रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन. ऑप्शन सी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन. ऑप्शन डी ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन. व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या होगा. तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ रखा है, तो इसको भी आप गलत नहीं करेंगे. जो सही जवाब है दैट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. पहले रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा. बहुत प्यारे क्वेश्चन है, यहां से पूछे जा सकते हैं. अगर यही पूछे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है उल्टा कर दीजिएगा. जैसे आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या मतलब है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है, समझिएगा, जो नॉर्मली क्या होता है डीएनए से एमआरएनए, तो ये तो है ट्रांसक्रिप्शन, बट एमआरएनए से डीएनए बने, एमआरएनए से डीएनए मरे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन। और आपने देखा होगा जब कोविड चला था और कोविड में जो टेस्ट किया जाता था, आपने सुना होगा RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जो आपका आरएनए है, क्योंकि उसके अंदर आरएनए पाया जाता है वायरस के अंदर, उस आरएनए को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, डीएनए में कन्वर्ट कर रहे थे, उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कोविड को। तो ये जो प्रोसेस है RT-PCR, वो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये बच्चों आप गलत नहीं करेंगे, और ये आपको बहुत सी बार पूछा भी गया है। तो ये जो फेज है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसलेशन, प्रोटीन से mRNA, प्रोटीन से रिवर्स, प्रोटीन या कह दो या अमाइनो एसिड कह दो, अमाइनो एसिड से, ये है आपका रिवर्स ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर गाइस? ये आपको अच्छे से याद रखना है। रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। उल्टा कर दोगे तो रिवर्स हो जाएगा, सीधा तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो मैंने आपको बताया, दैट इज अबाउट व्हाट, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, और डीएनए आरएनए के साथ हमने समझा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। तो ये आपका कंप्लीट सेल फिनिश हुआ। आगे जो बात करेंगे हम सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बाद हम चलेंगे अगले पोर्शन की तरफ, दैट इज आवर टिश्यू। उसके पहले हम एमसीक्यू सेशन लेके भी आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़िएगा। यस गाइस, तो ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रेट टाइम, ग्रेट डे अहेड।